जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है शिवसेना के संजय राउत पर पड़ा ईडी का छापा, संपत्ति हो चुके हैं कुर्क। साथ ही जानेंगे प्रजा महंगाई से हो रही है त्राही त्राही और बीजेपी सरकार करोड़ों का बना रही है विस्टा प्रोजेक्ट। 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट है दोस्तों इसका। साथ ही जानेंगे अमेरिका में कोरोना की मार फिर से हो रहे हैं कोरोना की केसेस में बढ़ोतरी। साथ ही जानेंगे रूस ने किया पाकिस्तान का समर्थन। साथ ही खबर आ रही है कि अट्टापट्टू और जयसूर्या जैसे दिग्गज क्रिकेटरों ने भी लिया विरोध प्रदर्शन में भाग। सरकार के खिलाफ श्रीलंका में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने चांदी का हाल और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 6 अप्रैल 2022 और दिन हो चुका है बुधवार। तो पहली बड़ी खबर में जानते हैं मिनिस्ट्री ने 4 पाकिस्तानी समेत 22 यूट्यूब चैनल किए ब्लॉक। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर फैला रहे थे फेक न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, अब यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से। क्या कुछ है खबर में जानते हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को 4 पाकिस्तानी और 18 भारतीय समेत कुल 22 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है। भारत सरकार ने कहा कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सार्वजनिक आदेश को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने वाले कुल 22 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। इनमें से कई चैनल भारत के भी है दोस्तों, जो सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो उनके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है। वाणी स्वतंत्रता का अधिकार बीजेपी की सरकार में इसका उल्लंघन हो रहा है और इस पर तराप भी मारी जा रही है। यूट्यूबर्स को और स्वतंत्र पत्रकारों को भी दबाया जा रहा है एक हद तक। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे शिवसेना के नेता संजय राउत और उनके परिवार की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। घोटाले में ईडी ने की कार्रवाई। जहां दोस्तों मुंबई से खबर आ रही है कि शिवसेना नेता संजय राउत और उनके परिवार के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में कार्रवाई हुई है। ईडी ने संजय राउत की पत्नी की दादर स्थित 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लिया है। शिवसेना नेता संजय राउत और उनके परिवार के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में की गई है। इस कार्रवाई के तहत ईडी ने संजय राउत की पत्नी और परिवार की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने संजय राउत की पत्नी की दादर स्थित 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और प्रवीण राउत की 9 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। ईडी की इस कार्रवाई के सामने आने के बाद संजय राउत ने ट्वीट पर ट्वीट किए और उन्होंने लिखा है कि असत्यमेव जयते। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे मस्जिदों से तेज आवाज में अजान के खिलाफ हिंदू संगठनों का फूटा गुस्सा। मंदिरों से कही ये बात। कर्नाटक से खबर आ रही है दोस्तों, अब बीजेपी के राज में हिंदुत्व का एजेंडा काफी प्रखर होता जा रहा है। इनकी आइडियोलॉजी काफी मजबूत होती जा रही है। तो मुसलमानों को दबाने का प्रयास हो रहा है, ईसाइयों को भी एक हद तक दबाने का प्रयास हो रहा है। तो क्या कुछ है खबर में जानेंगे। कर्नाटक के हासन में भी अब लाउडस्पीकर का मुद्दा तेजी से उठने लगा है। कुछ हिंदू संगठनों ने मस्जिद में अजान के लिए बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ एक नया अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के तहत हिंदू संगठनों ने कर्नाटक में हिंदू मंदिरों के प्रबंधन से अपील की है कि वे भी हर रोज सुबह 5:30 बजे लाउडस्पीकर के जरिए मंत्रोच्चारण करें। ये तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि मंदिरों में भी आरतियां होती है तो लाउडस्पीकर बजाए ही जाते हैं, मस्जिदों में भी अजान होती है तो लाउडस्पीकर बजाए ही जाते हैं। अब मंदिर के पुजारी जल्दी नहीं उठते, उसमें दूसरे समुदाय के लोगों का क्या दोष। लेकिन जो भी बड़े मंदिर है, जैसे शिरडी के साईं बाबा हुए, बालाजी का मंदिर है, वहां पर भी सुबह 4 बजे आरतियां होती है, उसमें भी लाउडस्पीकर बजाए ही जाते हैं। लेकिन फिर भी हिंदुत्ववादी सरकार और उनके गुर्गे अंधभक्त ये चीज नहीं समझते। उनके माइंड में आरएसएस की हिंदू राष्ट्र वाली मेंटालिटी ठूस दी गई है, इसलिए वे लोग ये इंटरनल आतंकवाद को अंजाम देते रहते हैं और प्रजा को परेशान करते हैं। बढ़ती अगली खबर की और, इस खबर में जानेंगे पाकिस्तानी सेना ने खोली इमरान खान के झूठ के दावे की पोल। जिस कार्यक्रम में कर रहे थे अध्यक्षता, उसी में कही कुछ अहम बात। तो पाकिस्तान से खबर आ रही है इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में सियासी हलचल मची हुई है। इस बीच पाक पीएम इमरान खान के एक बयान पर पाकिस्तानी सेना ने जो पलटवार किया है उससे इमरान खान की काफ़ी फजीहत हुई है। दरअसल इमरान ने दावा किया था कि उनकी सरकार गिरने के लिए अमेरिका साजिश रच रहा है
इमरान के इस बयान पर पाकिस्तानी सेना ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामने ये साफ किया है कि सरकार गिराने में अमेरिका के शामिल होने या धमकी देने के कोई सबूत नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे यूपी में कई जिलों के नाम बदलने की तैयारी में योगी सरकार। जी हां दोस्तों, नाम की ही योगी सरकार है, काम की नहीं। क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ रही है, एंटी रोमियो कोड्स बनाकर प्यार करने वालों को परेशान कर रही है और आए दिन मुस्लिम जो नाम थे, एरिया के जो मुस्लिम नाम थे, उनको बदल रही है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रखर करना चाहते हैं, मुसलमानों को दबाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर सूबे के शहरों के नाम बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार यूपी के कम से कम 12 जिलों के नाम बदलने की तैयारी कर रही है, जिनमें से 6 के नाम जल्द ही बदले जा सकते हैं। इन जिलों के नाम सरकार बदल सकती है। उनमें है अलीगढ़, फर्रुखाबाद, सुल्तानापुर, बदायूं, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर। आपको बता दें कि योगी के पिछले कार्यकाल में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया था। तो ये सिर्फ नाम की सरकार है, हिंदू राष्ट्र ये बनाना चाहते हैं। सरकार में यही है, आरएसएस की मेंटालिटी को फॉलो करते हैं। आरएसएस और बीजेपी एक ही है दोस्तों, जैसे कि गंगाधर ही शक्तिमान है, आप सभी जानते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर आई सरकार की प्रतिक्रिया। जानते हैं क्या बोले हरदीप सिंह पुरी। तो अब सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। हर दिन पेट्रोल के भाव बढ़ाए जा रहे हैं। आम आदमी की कमर टूट चुकी है महंगाई के कारण। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। 5 अप्रैल को भी डीजल और पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे का उछाल आया है। विपक्षी दल लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर जोरदार विरोध कर रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको लेकर जवाब दिया है। हरदीप पुरी ने लोकसभा में बताया कि भारत में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी अन्य देशों में कीमतों की बढ़ोतरी का 10वां हिस्सा है। अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के बीच अन्य देशों से तुलना करें तो अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 51%, कनाडा में 52%, जर्मनी में 55%, फ्रांस में 50%, स्पेन में 58%, लेकिन भारत में सिर्फ 5% की बढ़ोतरी की गई है। इस हिसाब से देखें दोस्तों तो ये तुलना काफ़ी मजाकिया लगती है, क्योंकि उनकी करेंसी का भाव भी तो ज़्यादा है, उनकी सरकारें उनको फैसिलिटीज़ भी उतनी ही देती है। तो हरदीप सिंह पुरी ने जनता को उल्लू बनाया है। महंगाई की मार सरकार हम पर डाल रही है और इसका पैसा वो अपने निजी फायदों में, चुनावों में कर रही है। बड़े बड़े व्यापारियों जैसे कि बाबा रामदेव के करोड़ों रुपए का लोन माफ करना और उनके जो भी पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले व्यापारी है जो कि बीजेपी का समर्थन करते हैं, उनकी लोनें माफ कर रहे हैं और जनता पर महंगाई की मार डाल रहे हैं, ये तो जाहिर है। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे कई साल हज यात्रा पर जा पाएंगे भारतीय मुसलमान। मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में दिया जवाब। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि इस साल हज की यात्रा के लिए भारत सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद की ओर से 2 साल से हज यात्रा न होने का मुद्दा उठाए जाने के जवाब में नकवी ने जवाब देते हुए कहा कि हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब की सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों, परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़े सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बयान। तो उच्चतम न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सोमवार को निर्देश दिया कि वे कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़े। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विभिन्न जिला अधिकारियों को अनाथ बच्चों और उनके परिवारों के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न सिफारिशें करते हुए 19,825 पत्र दाखिल किए हैं, लेकिन केवल 920 मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट मिली है। पीठ ने इस मामले में NCPCR द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर गौर किया है और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 2 सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। देखते अगले समाचार। इस अपडेट में जानेंगे साउथ दिल्ली में बंद रहेगी मीट की दुकानें, मेयर मुकेश सूर्यन ने सुनाया फरमान। तो चैत्र नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। इसी दिन अब
लोग मां की पूजा भी करते हैं, हिंदू लोगों का त्यौहार है। तो इसी बीच अब खबर आ रही है कि साउथ दिल्ली में मीट की दुकानें बंद रहेगी। मीट की दुकानें 11 अप्रैल के बाद ही खुल पाएंगी। साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यन ने यह फरमान सुनाया है। तो देश के कई हिस्सों में अब मीट की दुकानें नवरात्रि के दौरान बंद करने को कहा गया है। लेकिन दोस्तों, जिनकी मीट की दुकानें रास्ते पर है उनका तो रोजगार प्रभावित जरूर होगा। इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। केवल एक संप्रदाय को खुश करने के लिए, जैसे कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसी तरह हिंदुत्व का कार्ड दूसरी पार्टियां भी खेलना चाहती है। तो इसी के मद्देनजर ये सारी चीजें हो रही हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे सामूहिक संहार के हथियारों की फंडिंग को रोकने से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश। तो सरकार ने सामूहिक संहार के हथियारों एवं उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार की फंडिंग को रोकने की प्रावधान वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। इसमें ऐसे वित्त पोषण का निवारण करने के लिए केंद्र सरकार को निधियों एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाने, अधिग्रहण या कुर्की करने का अधिकार दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्षी सदस्यों को शोर शराबे के बीच निचले सदन में सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली संशोधक विधेयक 2022 पेश किया। विपक्ष सदस्य महंगाई के मुद्दे पर सदन में शोर शराबा कर रहे थे। जयशंकर ने विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों का हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सामूहिक संहार के हथियारों और डिलीवरी सिस्टम के प्रसार संबंधित विनिमयों का विस्तार किया गया है, ऐसा कहा। तो लोग हंगामा करते रहते हैं, ये लोग सुनते भी नहीं हैं। मीडिया में भी ज्यादा खबरें नहीं आती है और चुपचाप तरीके से बीजेपी कानून पर कानून ठोके जा रही है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जा रहेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर वित्त वर्ष खर्च होंगे 2285 करोड़ रुपए। सरकार ने सदन में दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पब्लिक के पास पैसा नहीं है। महंगाई से आम आदमी की कमर टूट रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार को तो बस इमारतें बनानी है अपने फायदे के लिए, अपने आराम के लिए। क्या कुछ खबर में जानते हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण पर होने वाली अनुमानित लागत 2285 करोड़ रुपए है। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सदन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के एक सवाल का जवाब देते हुए जानकारी दी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सेंट्रल विस्टा परियोजना पर होने वाली लागत के बारे में पूछे गए सवाल में जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के ऊपर खर्च होने वाली अनुमानित लागत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2285 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं इन सब का जो भार है वो आपकी और मेरी जेब पर पड़ने वाला है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम विधेयक पेश। अमित शाह ने कहा दिल्ली सरकार कर रही है एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार। तो दोस्तों, दिल्ली में अब इनकी सरकार नहीं है, केजरीवाल की सरकार है। तो केजरीवाल को दबाने के लिए कुछ भी ये लोग हथकंडे अपना रहे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। विधेयक राष्ट्रीय राजधानी के 3 नगर निगमों को एकजुट करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन की मांग करता है। विधेयक को लोकसभा में 30 मार्च को पारित किया गया। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का संशोधन करने के लिए विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। दिल्ली सरकार का सौतेला व्यवहार भी सभी 3 एमसीडी के कुशल कामकाज में बाधा डालता है। तो अब दिल्ली सरकार से इनको प्रॉब्लम है दोस्तों, ये भी आप क्लियरली इस न्यूज से समझ सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। खेल विभाग पर की तल्ख टिप्पणी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत चुके बाजपुर के खिलाड़ी को खेल नीति 2014 के अनुसार प्रोत्साहन राशि का पूरा भुगतान नहीं किया गया है। आहत खिलाड़ी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। नैनीताल से खबर आई है दोस्तों। अदालत ने खेल विभाग के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया तो उन्होंने तत्काल बकाया राशि का चेक कोर्ट में जमा कर दिया। बुधवार को खिलाड़ी को बकाया प्रोत्साहन राशि 5.5 लाख का चेक दिया गया। साथ ही कोर्ट ने इसे खेल विभाग द्वारा मनमाना और अन्यायपूर्ण रवैया करार दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में सिर्फ क्रिकेट की ही वैल्यू है, बाकी खिलाड़ियों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है ये आप सभी जानते हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे पंजाब में डीजे पर नहीं बजेंगे भड़काऊ शराब व गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गाने। तो पंजाब में अश्लील व गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गीत अब शादी व
अन्य सार्वजनिक समारोह में नहीं चल पाएंगे। पंजाब पुलिस ने ये कदम अश्लीलता व गन कल्चर को रोकने के लिए किया है। पंजाब में अब शादी समारोह में, पार्टियों में डीजे में भड़काऊ, अश्लील व शराब, हथियार वाले गाने नहीं बजा सकेंगे। पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने राज्य के सभी पुलिस कमिश्नर, एसएसपी को इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों में जिलों के एसएसपी को अपने थाना प्रभारियों को डीजे वाले पर निगाह रखने को भी कहा गया है दोस्तों, ताकि गन कल्चर और शराब को प्रमोट करने वाले गाने ना बज पाए। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना, मौसम विभाग ने दी जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार यानी 6 अप्रैल को दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल व दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे अप्रैल में मई जैसा सितम, उत्तर भारत में रौद्र रूप दिखा रही है गर्मी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए जारी किया है अलर्ट। तो अब गर्मी बढ़ने वाली है पूरे भारत में। देश के कई हिस्सों में अब हीट वेव कहर बनकर टूटने लगी है। कई राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर गया है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले समय में गर्मी के और ज्यादा बढ़ने की आशंका जाहिर की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान कई राज्यों में लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और देश के कुछ अन्य हिस्सों में गंभीर लू की स्थिति फिलहाल बनी रहेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे स्कूलों में हेल्थ एजुकेशन अनिवार्य कर सकती है गहलोत सरकार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से खबर आ रही है। क्या कुछ खबर में जानते हैं। केंद्र और राज्य सरकार एजुकेशन में मेडिकल सब्जेक्ट को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। राज्य में भी प्राइमरी से बच्चों को हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारियां मिले, इसके लिए सिलेबस या सब्जेक्ट में कुछ बदलाव किया जा सकता है। इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एमएसएम हॉस्पिटल में बनाए जाने वाले आईपीडी ब्लॉक के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए बात कही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे शिवराज कैबिनेट ने कमलनाथ सरकार का फैसला पलटा। अब बैतूल के सभी कॉलेज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में शामिल। उज्जैन में बनेगा देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क। तो कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में 5 नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने का फैसला किया गया है। भोपाल के बैरसिया, सीहोर के आष्टा, धार के तिलगारा मेगा औद्योगिक पार्क, रतलाम और नरसिंहपुर में इंडस्ट्रियल एरिया को मंजूर किया गया है दोस्तों। नरसिंहपुर और इसके रतलाम के आसपास के इलाकों में इंडस्ट्रियल एरिया अब बनाया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इसमें 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होने की संभावना है। 38,450 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, ये इनका कहना है। देश के सबसे बड़े मेडिकल डिवाइस पार्क को भी मंजूरी मिली है। ये उज्जैन के विक्रमपुरी इलाके में 360 एकड़ में बनेगा और इसमें भ्रष्टाचार कितना होगा दोस्तों, ये भी देखने की बात है। इसमें 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की भी संभावना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे एमपी के 22 जिलों में लू का अलर्ट। सागर में सबसे गर्म रात, पारा 24 डिग्री के पार। इंदौर, जबलपुर में भी बढ़ेगी गर्मी। भोपाल में चलेगी गर्म हवाएं। तो मध्य प्रदेश में गर्मी अब रात में भी सताने लगी है। कई जिलों में रात का तापमान 22 डिग्री के पार चल रहा है। सागर में रात सबसे गर्म रही। यहाँ सोमवार रात में पारा 24.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रतलाम, सागर में सीधी में पारा 22 डिग्री के पार रहा। 4 बड़े शहरों में इंदौर और जबलपुर सबसे गर्म रहे। भोपाल, जबलपुर समेत प्रदेश के 22 जिलों में मंगलवार को लू का असर रहेगा, ऐसा कहा गया था। यानी सूरज की तेज धूप और गर्म हवा लोगों को परेशान करेगी। बुधवार तक भी ज्यादातर जिलों में पारा 41-42 डिग्री के पार ही रहेगा। अप्रैल के अंत तक कई शहरों में दिन का पारा 44 और रात में 27 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। मौसम वैज्ञानिक पी.के. साहा ने ये जानकारी दी है कि अप्रैल के अंत में गर्मी का असर और बढ़ेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे राजद के बाद अब पप्पू यादव चिराग से मिले। बोले रामविलास मेरे पिता तुल्य, उनकी तस्वीर को फेंकना दलितों का अपमान। तो अब चिराग तले उजाला होगा। पप्पू यादव मिले हैं चिराग पासवान से।
दिल्ली में रामविलास पासवान के आवास 12 जनपद को सरकार ने खाली करा दिया है। इसके बाद चिराग पासवान ने कई नेताओं से मुलाकात की है। अब जेएपी जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव मंगलवार को पटना में चिराग पासवान से मिले हैं। तो इसको लेकर पप्पू यादव ने कहा है कि रामविलास जी मेरे पिता तुल्य थे, उनके लिए आज भी दिल में प्रेम है। वे दलित समाज के बड़े नेता थे, उनकी तस्वीर को जमीन पर फेंकना दलितों का अपमान है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे रायपुर में बाइक है तो नौकरी है। रायपुर से खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से दोस्तों। राजधानी में ऑटो की तरह बाइक मिलेगी, सवारी रैपिडो करने जा रही है। 500 बाइक राइडर्स की भर्ती। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर आ रही है। रायपुर में अब ऑटो की तरह बाइक भी चलेगी, लोग इसकी सवारी कर पाएंगे। बाइक का राइडिंग सर्विस रैपिडो रायपुर में अपनी सर्विस शुरू करने जा रही है। इसके चलते बेरोजगारों को नौकरी का भी मौका मिलेगा। कंपनी 500 लोकल बाइक राइडर्स की भर्ती करने जा रही है। रोजगार एवं स्वरोजगार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र इसको लेकर 7 अप्रैल को प्लेसमेंट कैंप आयोजित करने जा रहा है। ये प्लेसमेंट कैंप जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के पुराना पुलिस मुख्यालय कैंपस में होगा। इस प्लेसमेंट में कैंप में रैपिडो रोपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी भर्ती करेंगे। तो 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए। उसी के साथ खुद का दुपहिया वाहन यानी 2 व्हीलर भी होना चाहिए। आरसी बुक, लाइसेंस, आधार कार्ड, स्मार्टफोन, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक होना अनिवार्य है। तो 7 अप्रैल से इस काम के लिए बेरोजगार युवक सीधे पुलिस हेडक्वार्टर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अगर आपके पास बाइक है तो आप ऑटो की तरह आपकी बाइक अब रायपुर की सड़कों पर चला सकते हैं, सवारियों को छोड़कर पैसे कमा सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे धूमल का हाईकमान पर निशाना। बोले उत्तराखंड में धामी की हार की जांच हो सकती है तो हिमाचल के सुजानपुर में भी जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड की बात की है। हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने यह मुद्दा उठाया। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की घोषित मुख्यमंत्री प्रत्याशी के हार के कारणों की जांच हो सकती है तो मेरी हार के कारणों की भी जांच होनी चाहिए। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मंगलवार को हमीरपुर में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अब इस खबर में जानेंगे इमरान को क्या मिलेगी राहत या गिरेगी गाज, फैसला हो सकता है जल्द। सुप्रीम कोर्ट ने तलब किए अहम रिकॉर्ड। तो गिरती पड़ती लड़खड़ाती पाकिस्तान की इमरान सरकार से खबर आ रही है। पाकिस्तान के सियासी गलियारों से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया और इस मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव के सरकार को गिराने की तथाकथित विदेशी साजिश से जुड़े होने का हवाला देते हुए रविवार को उसे खारिज कर दिया था। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे रूस ने किया बेबस इमरान का समर्थन, अमेरिका के खिलाफ दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह कहा था कि उनकी सरकार गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है, जिसे सेना ने खंडित किया था। फिर भी ये तो जियोपॉलिटिक्स है दोस्तों, विश्व स्तर की पॉलिटिक्स है। तो इसमें अब रशिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया है क्योंकि रशिया और अमेरिका की बीच की जो खटास है, दुश्मनी है, वो किसी से छुपी नहीं है। तो पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश अमेरिका कर रहा है, ऐसा वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया और अमेरिका के पाकिस्तान के राजनीति में दखल देने की बात भी उन्होंने कबूली और इमरान खान की सरकार गिराने के पीछे अमेरिका का ही हाथ है, इसके पीछे उन्होंने बयान दिया और पुष्टि भी की। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे कोरोना ने फिर बढ़ाई न्यूयॉर्क की मुसीबत, ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट का बढ़ा प्रकोप। तो अमेरिका में अब ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क के प्रांत में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। अधिकांश मामले ओमिक्रॉन के BA.2 उप संस्करण के हैं। प्रांत के अधिकारियों द्वारा सोमवार को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रति 1 लाख लोगों पर कोविड-19 मामलों का 7 दिन का औसत रविवार को बढ़कर 17.8 हो गया, जो 3 सप्ताह से पहले 8.2 था। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 परीक्षण की पॉजिटिविटी रेट का 7 दिन का औसत रविवार को 7% तक पहुंच गया, जो 13 मार्च को 1.4% था। मतलब अमेरिका में अब
कोरोना का नया वेरिएंट काफी मुश्किल पैदा कर रहा है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे पाकिस्तान में सियासी भूचाल के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, हमारे यहाँ जैसे NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, वैसे ही पाकिस्तान के जो NSA है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान में राजनीतिक संवैधानिक संकट के बीच NSA मोईद यूसुफ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यूसुफ ने ट्वीट किया, आज मैं पद छोड़ रहा हूं और मैं बेहद ही संतुष्ट हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि NSA का पद और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग एक असाधारण टीम है, उसके साथ सक्रिय है, जो पाकिस्तान को गौरवान्वित करना जारी रखेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग रणनीतिक नीति योजना प्रकोष्ठ के कार्यालय को राष्ट्रीय कार्य में योगदान करने का मौका भी दिया। तो ये बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की है अपनी पद को छोड़ने से पहले। देखते अगले समाचार। तो इसमें जानेंगे श्रीलंका में हुआ है आपातकाल। हजारों स्टूडेंट ने भारी बारिश के बीच PM के घर के सामने किया प्रदर्शन। 3 पूर्व क्रिकेट कप्तान भी विरोध में रहे शामिल। तो श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने संसद में बहुमत खो दिया है। मंगलवार को इमरजेंसी के बीच संसद की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान राजपक्षे परिवार के खिलाफ जनता के गुस्से को देखते हुए करीब 41 सांसदों ने संगठन से अपना नाम वापस ले लिया। जी हां दोस्तों, इनका गठबंधन था, इनका संगठन था, तो उनसे नाम वापस ले लिया। नए वित्त मंत्री अली साबरी ने नियुक्ति के 24 घंटे में ही इस्तीफा दे दिया। मंगलवार शाम को ही हजारों स्टूडेंट राजधानी कोलंबो में जुटे। श्रीलंका की राजधानी दोस्तों कोलंबो है, वहां जुटे। इन्होंने भारी बारिश के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के घर तक मार्च निकाला। इसी बीच पूर्व क्रिकेटर्स भी सरकार के विरोध में खड़े हो गए। 3 पूर्व कप्तानों के साथ सनथ जयसूर्या, रोशन महानामा और मारवन अट्टापट्टू ने पोस्टर लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध भी जताया। अगर ये चीज इंडिया में होती दोस्तों, तो इंडिया के जो भी बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज क्रिकेटर है या फिल्म एक्टर है, वो चुप्पी साधे ही रहते, उनके पेट का पानी तक नहीं हिलता। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे 15 दिनों में 13 बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे पिछले 2 सप्ताह में कीमतों में कुल वृद्धि 9.20 रुपए प्रति लीटर हो गई। सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 104.61 रुपए है, जो पहले 103.81 रुपए थी। वहीं डीजल की कीमत 95.7 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 95.87 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो राज्यों की बात करें तो राज्य वगैरह का टैक्स और GST जोड़कर पेट्रोल की कीमतें काफी ज्यादा आती है, जिससे आम आदमी पर महंगाई की काफी मार पड़ रही है। तो अब देखेंगे सर्राफा बाजार में सोना चांदी का क्या भाव चल रहा है। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने चांदी में मामूली सुधार देखा जा रहा है। वैश्विक बाजारों से मिली सकारात्मक संकेतों और निचले स्तर पर खरीदारी बढ़ने से कीमती धातुओं में हल्का सुधार देखा गया है। MCX पर सोना का जून वायदे की बात करें दोस्तों, तो 12 रुपए के सुधार के साथ 51,545 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया है। वहीं MCX पर चांदी का मई वायदा 43 रुपए की तेजी के साथ 66,338 रुपए प्रति किलो पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। तो अब जानेंगे क्या कुछ कहता है स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अंडमान सागर के ऊपर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। साथ ही समुद्र की स्थिति खराब होने की भी संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु में 1 या 2 या मध्यम स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण और गोवा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति संभव है। पंजाब, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम विदर्भ, झारखंड,
गुजरात में कुछ स्थानों पर लू की स्थिति संभव है। तो इसके साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके साथ मिलते हैं अगली न्यूज़ अपडेट में। तब तक के लिए आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।